विश्व की 7 सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देशों के समूह G7 के शिखर सम्मेलन के लिए ब्रिटेन पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी है कि रूस हानिकारक हरकतों में शामिल ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटेन के बाद अपने दौरे के आखिरी चरण में जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात भी करेंगे। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए मानसी दास से। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अपने विदेश दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रूस पर निशाना साधा। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी दी कि अगर रूस नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होता है तो उसे इसके मजबूत और सार्थक परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के मित्र देशों के साथ ट्रंप प्रशासन के तनावपूर्ण रिश्तों के बाद बाइडेन ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका इरादा देशों के साथ मजबूत रिश्ते रखने का है। बाइडेन G7 देशों के शिखर सम्मेलन के लिए बुधवार को ब्रिटेन पहुंचे हैं। सम्मेलन के दौरान वो नए अटलांटिक चार्टर पर चर्चा करने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात करेंगे। ये एक तरह से साल 1941 में विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के बीच हुए समझौते का आधुनिक संस्करण होगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा जैसी चुनौतियों को भी तवज्जो दी जाएगी। बीबीसी के राजनीतिक मामलों की संपादक लॉरा क्विंसबर्ग कहती हैं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के दौरान तनावपूर्ण रिश्तों और फिर कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के बाद अब दोनों देश अपने रिश्तों को नए सिरे से ताजा करना चाहते हैं। अपने 8 दिन के यूरोपीय दौरे में बाइडेन विंडसर कासल में ब्रिटेन की महारानी से मुलाकात करेंगे, G7 देशों के नेताओं की बैठक में हिस्सा लेंगे और बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति नेटो के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अपने दौरे के आखिरी चरण में बाइडेन जिनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस ने स्पष्ट किया है कि रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान बाइडेन हथियारों पर लगाम लगाने, जलवायु परिवर्तन, यूक्रेन में रूसी सेना के दखल, रूसी साइबर हैकिंग गतिविधियों और रूसी विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी को जेल भेजे जाने समेत और कई अहम मुद्दों पर बात करेंगे। मॉस्को की एक अदालत ने बुधवार को अलेक्सी नवेल्नी से संबंधित 3 संगठनों को चरमपंथी बताते हुए उनको गैर कानूनी करार दिया था। बुधवार को बाइडेन सफक में ब्रिटेन की वायुसेना के RAF मिल्डेनहॉल सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां अमेरिकी सैनिकों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वे पुतिन को स्पष्ट संदेश देंगे। दक्षिण पश्चिमी ब्रिटेन में स्थित कॉर्नवॉल जाने से पहले बाइडेन सफक पहुंचे थे। बाइडेन ने कहा, We're not seeking conflict with Russia. We want a stable, predictable relationship. Our two nations share incredible responsibilities, and among them, हम रूस के साथ तनाव नहीं चाहते। हम दोनों देशों के बीच स्थिर और बेहतर रिश्ते चाहते हैं। लेकिन एक बात को लेकर मैं स्पष्ट हूं कि अगर रूसी सरकार किसी तरह की नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में शामिल होती है तो अमेरिका मजबूत और सार्थक तरीके से इसका जवाब देगा। The transatlantic alliance will remain vital, a vital source of strength for the UK, Europe and the United States. ये थे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शब्द। बीते सालों में कई मुद्दों को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव बढ़ा है और दोनों देशों के रिश्ते अपने निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। अप्रैल में पुतिन ने पश्चिमी ताकतों पर रूस पर निशाना साधने की कोशिश करने का आरोप लगाया था और चेतावनी दी थी कि वो लक्ष्मण रेखा पार न करें। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि उनके पहले विदेशी दौरे के प्रत्येक चरण में राष्ट्रपति के तौर पे वो ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका मैदान में वापस आ गया है और मुश्किल से मुश्किल चुनौतियों से निपटने और भविष्य की सबसे बड़ी चिंताओं का मुकाबला करने के लिए दुनिया के गणतांत्रिक देश एक साथ खड़े हैं। G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दूसरे देशों के नेता शुक्रवार को कॉर्नवॉल पहुंचेंगे। नेताओं की बैठक शनिवार और रविवार को होनी है। G7 देशों के समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK, US और यूरोपीय संघ शामिल हैं। माना जाता है कि ये दुनिया की 7 सबसे बड़ी और आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं। शिखर सम्मेलन में चर्चा का सबसे अहम मुद्दा कोरोना महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने का होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली महामारियों से बचने के लिए एक मजबूत वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर भी चर्चा होगी। अमेरिकी मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार अमेरिका आने वाले 2 सालों में करीब 100 देशों को फाइजर की कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ खुराक देने की योजना बना रहा है। माना जा रहा है कि यूके और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे व्यापार विवाद का बड़ा असर उत्तरी आयरलैंड पर पड़ने को लेकर भी बाइडेन चेतावनी दे सकते हैं।
वो नेताओं से गुड फ्राइडे समझौते का पालन करने और आपसी हितों की रक्षा करने की भी अपील कर सकती हैं। गुड फ्राइडे समझौता या बेलफास्ट समझौता 1998 में ब्रिटेन, आयरलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की राजनीतिक पार्टियों के बीच उस वक्त हुआ था जब नॉर्दर्न आयरलैंड आयरलैंड से अलग हो गया था। इस समझौते की मदद से उस वक्त आयरलैंड में जारी तनाव को खत्म किया गया था। सम्मेलन के आखिर में यूके एक दस्तावेज जारी कर ये स्पष्ट करेगा कि नेताओं के बीच किन अहम मुद्दों को लेकर क्या सहमति बनी है। रिपोर्ट सुना रही थी मानसी दास। इस साल 26 जनवरी की परेड के दौरान जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने राजपथ पर अपनी झांकी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कोविड-19 की वैक्सीन विकास प्रक्रिया को दर्शाया था। उसके अगले दिन अखबारों ने लिखा कि भारत में वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत अभियान की असाधारण सफलताओं में से एक है। लेकिन वैक्सीन में आत्मनिर्भर होने के दावे के बावजूद भारत में वैक्सीन की कमी है और इसके आयात की कोशिशें जारी हैं। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की रिपोर्ट सुनिए। प्रधानमंत्री ने महामारी से निपटने के लिए पिछले साल 12 मई को आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसके बाद से आत्मनिर्भरता शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा होने लगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे साल 2020 का शब्द घोषित कर दिया। पिछले साल जून में गलवान घाटी में चीन के साथ हुई सैन्य झड़पों ने इस शब्द को न केवल और भी ज्यादा बल दिया बल्कि इसमें देशभक्ति का जज्बा भी जोड़ दिया। भारत सरकार ने कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और चीनी आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए आत्मनिर्भरता का नारा और भी बुलंद करना शुरू कर दिया। आर्थिक मामलों में प्रधानमंत्री के सलाहकारों में से एक नीलेश शाह कहते हैं कि भारत में आत्मनिर्भरता कोई नई अवधारणा नहीं है। आज़ादी के बाद कई सालों तक हम दूध का आयात करते थे और फिर अमूल एक आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बना। आज हम दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक बन गए। तो जैसे हम अमूल के जरिए दूध में, हरित क्रांति के जरिए अनाज में, निजी क्षेत्र के कारण दवाइयों में, वैसे ही हमें आत्मनिर्भर बनना है मैन्युफैक्चरिंग और रक्षा के क्षेत्र में। ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं है। ये थे नीलेश शाह के शब्द। दिल्ली में फोर्ड स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चीनी मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं, लगातार पंचवर्षीय योजनाओं में आत्मनिर्भरता की बात की गई है। रक्षा, कृषि और दूध में आत्मनिर्भरता की बात की गई है, लेकिन आत्मनिर्भरता पर जो जोर दिया गया है उसकी वजह महामारी में लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन में आई बाधाएं हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मनिर्भरता एक कोविड प्रेरित वैश्विक प्रवृत्ति है। बीबीसी से बातें करते हुए सिंगापुर में चीनी लेखक सुन शी ने कहा कि महामारी के कारण आत्मनिर्भरता का नारा देने वाला भारत अकेला देश नहीं है, लेकिन उनके अनुसार भारत आत्मनिर्भरता के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं, चीन के पास अपनी ज़रूरत के अधिकांश सामान का उत्पादन करने के लिए क्षमता है, लेकिन भारत की घरेलू मांग बहुत अधिक है। भारत अपनी ज़रूरत के उत्पाद का एक बड़ा हिस्सा खुद नहीं बना सकता। गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा। ऐसा लगने लगा कि भारत का आत्मनिर्भरता अभियान केवल चीनी आयात के खिलाफ है। साल भर बाद अब सवाल यह है कि चीन पर निर्भरता कितनी घटी है। हकीकत यह है कि सभी देशों से आयात काफ़ी कम हुआ है, लेकिन चीन से नहीं। चीन से आयात अब महंगा हो गया है, इसके बावजूद इसमें कमी आती दिखाई नहीं देती। दिल्ली के करोल बाग इलाके में राजीव चड्ढा सालों से चीन से मोटर पार्ट्स आयात करते आए हैं। वो कहते हैं, चीनी एक्सपोर्टर्स ने सामान के दाम 20 से 40% बढ़ा दिए हैं। उनकी सरकार ने भारत को भेजे जाने वाले सामान पर सख्ती कर रखी है। दूसरी तरफ भारतीय बंदरगाहों में चीनी सामानों को रिलीज करने में पिछले साल से काफ़ी समय लग रहा है। हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये थे राजीव चड्ढा के शब्द। कुल मिलाकर देखें तो चिकित्सा उपकरण जैसे क्षेत्रों में एक साल में भारत ने उल्लेखनीय आत्मनिर्भरता हासिल की है। मसलन पीपीई किट को ले लीजिए। पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगने के समय भारत में पीपीई न के बराबर बनती थी। आज रोजाना 4.5 लाख से अधिक पीपीई किट बन रही है। भारत पीपीई किट का अब एक बड़ा निर्यातक बन चुका है। मास्क का भी कुछ ऐसा ही हाल है। वेंटिलेटर बनाने वाली भारत में बहुत कम कंपनियां थी, अब कई हैं। देश की आज़ादी से महामारी तक देश में केवल 16,000 वेंटिलेटर बनाए गए थे।
लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक महामारी के एक साल बाद देश में 58,000 से ज़्यादा वेंटिलेटर बने। ये बात और है कि कई अस्पतालों से इनमें खामियों की शिकायतें भी आई हैं। इसके अलावा कई तरह की दवाएं बनाने के लिए 62% कच्चा माल चीन से आयात करना पड़ता था। अब कच्चे माल पर निर्भरता कम हुई है। ये बात और है कि भारत में इन कच्चे माल की लागत चीन से अधिक है। रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर काफ़ी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले 2 बजटों में इस पर जोर दिया, लेकिन इसमें कोई ख़ास कामयाबी अब तक नहीं मिली है। हिंद महासागर में अगर भारत को सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है तो विशेषज्ञों के अनुसार उसे हिंद महासागर में अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर फैसल अहमद कहते हैं, हिंद महासागर में अमेरिका पर हमारी निर्भरता है। सागर नाम का हमारा एक इनिशिएटिव है, तो अगर हम इसकी क्षमता बढ़ाएं और इसे मजबूत करें और अमेरिका पर कम से कम निर्भर करें तो हिंद महासागर के देशों को हम सिक्योरिटी दे सकते हैं। इस क्षेत्र के 20 देशों में से फिलहाल कई पर चीन का दबदबा है, लेकिन कई देश चाहते हैं कि इस क्षेत्र की सुरक्षा में भारत की भूमिका बढ़े। चीनी लेखक सुन शी भारत सरकार की आत्मनिर्भरता नीति से सहमत हैं, लेकिन उनका कहना है कि जैसे चीन को उस लक्ष्य तक पहुंचने में सालों लग गए, भारत को भी आत्मनिर्भर बनने में सालों लग सकते हैं। इस प्रक्रिया को थोड़ा तेज तो किया जा सकता है, लेकिन कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे पलक झपकते ही देश आत्मनिर्भर बन जाए। जुबैर अहमद, BBC, दिल्ली। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस वक्त कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। महामारी का दोनों ही देशों की आर्थिक तरक्की पर असर पड़ा है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के नेताओं और अधिकारियों के कुछ ऐसे बयान भी सामने आए हैं जिससे ये संकेत मिल रहे हैं कि दोनों ही देश बीते 2 साल से जारी तनाव और गतिरोध को थोड़ा पीछे रखकर बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। भारत पाक संबंधों को लेकर मौजूदा हालात और आगे की राह कैसी होनी चाहिए, इस बारे में BBC संवाददाता वंदना ने बात की पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर गौतम बंबावले से। अगर पिछले 2 साल का वक्त लें, जब कश्मीर में जो कुछ हुआ, फिर पेंडेमिक का भी दौर रहा, तो आज की तारीख में आप भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को कहाँ खड़ा देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि दोनों देश पिछले 1 या सवा साल से कोविड-19 की महामारी जो है उसके खिलाफ जो लड़ाई चल रही है पूरे दुनिया भर में, उसमें जुटे हुए हैं और उसमें लगे हुए हैं। लेकिन इस बीच में जो कुछ महीनों पहले, कुछ हफ्तों पहले जो LOC पे शांतता आई है, जो दोनों आर्मीज के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में जो करार जो हुआ है और जिसकी वजह से LOC शांत हुई है, ये एक बड़ा कदम है, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। इसके बाद फिर आया है बयान जनरल बाजवा साहब का, और मैं समझता हूं कि जबकि ये बयान जनरल बाजवा साहब जो पाकिस्तान के जो चीफ और आर्मी स्टाफ हैं उनकी तरफ से आया है, तो भारत को इसको काफी सूझबूझ करके इसको देखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सरल नहीं रहे हैं, हमेशा एक जटिलता रही है, और अभी आगे आने वाले कुछ महीनों में आप क्या गुंजाइश देखते हैं? ये स्टेटस को ऐसा बना रहेगा या कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट आपको गुंजाइश लगती है? देखिए, आप जानते हैं कि भारत का एक मुद्दा है कि पाकिस्तान को ये जो उनकी टेररिस्ट आते हैं तो ये सब कार्रवाई बंद करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ने सचमुच ये कार्रवाई बंद कर दी तो मैं ऐसा समझता हूं दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं, जो दोनों देशों के बीच में जो संबंध है, ये सुदृढ़ होने के लिए कोई और बाधाएं नहीं होंगी। आपकी नजर में क्या कुछ एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जिनको बोल सकते हैं, या ऐसे क्या कदम हो सकते हैं दोनों देशों की तरफ से जिससे कि रिश्ते कुछ आगे की तरफ बढ़े? पाकिस्तान ने ये कहा था कि उनको शुगर मतलब चीनी की जरूरत है और वो ये जो चीज है, ये चीनी जो है वो भारत से खरीदेगा। मैं समझता हूं सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि दोनों देशों के बीच में इस तरह की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इस तरह की
कमर्शियल एक्सचेंज अगर शुरू हो जाए तो वह एक किस्म का ब्रेक थ्रू होगा दोनों देशों के रिश्तों में। और मैं समझता हूं और मैं चाहता हूं कि दोनों, पाकिस्तान और भारत दोनों, ये कह जाएं कि इसके आगे हम एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे, ये कमर्शियल जो रिलेशंस कहते हैं वह आगे जाने देंगे। पाकिस्तान में भारत के पूर्व हाई कमिश्नर गौतम बम्बावले से बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता वंदना। उत्तर प्रदेश में आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी और उसकी वजह से होने वाली मौतों के मामले में अस्पताल को सील कर दिया गया है और अस्पताल के मालिक के खिलाफ एफआईआर भी की गई है। इस बीच कई मृतकों के परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि 26 और 27 अप्रैल के बीच कई लोगों की मौत हुई, लेकिन अस्पताल और जिला प्रशासन ने उन मौतों का आंकड़ा जाहिर नहीं किया। सुनिए समीरात्मज मिश्र की ये खास रिपोर्ट। 26 की रात को मेरे फादर एक्सपायर हुए थे। उसके लिए मैंने एक ट्वीट भी किया था शाम को 5 बजे की ऑक्सीजन की कमी है मेरे फादर और मेरे मिसेज के लिए, वो प्रोवाइड कराइए। उसमें मैंने डीएम साहब को, सीएम साहब को, पीएम साहब को, सबको मैंने इसमें इंक्लूड किया था। उसके बाद मैंने 8:30 बजे एक इंटीमेशन दी कि मेरे पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से मेरे फादर एक्सपायर हो गए। 27 तारीख को मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई क्योंकि उनके साथ में ट्रीटमेंट की नेगलेंसी रही थी बहुत ही ज़्यादा। आगरा के अमित चावला के पिता और पत्नी उसी श्री पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे जिसके मालिक वायरल वीडियो में कह रहे हैं कि मॉक ड्रिल में 22 मरीज छट गए। अमित चावला के पिता और उनकी पत्नी दोनों का ही कोरोना से ठीक होने के बाद इलाज चल रहा था। पिता की ऑक्सीजन की कमी से 26 अप्रैल को मौत हो गई और अगले दिन 27 अप्रैल की सुबह उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। पहले तो नियति मानकर बैठ गए थे, लेकिन 3 दिन पहले अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन का वीडियो सुनकर अवाक रह गए कि कोई डॉक्टर ऐसा भी कर सकता है। कुछ ऐसी ही कहानी आगरा जिला कोर्ट में वकील शिव कुमार तोमर की भी है। उनके पिता के साथ भी उसी रात वैसा ही हुआ जैसा कि अमित चावला के साथ। तोमर कहते हैं कि 26 अप्रैल को अस्पताल में उन्होंने कई मौतों को देखा। फादर को जो है सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, लंग्स में इन्फेक्शन था उनके। 25 को एडमिट कराने के बाद ये ट्रीटमेंट चला। ट्रीटमेंट से कोई सुधार नहीं दिख रहा था मेरे को, लेकिन ये मेरे से कहते रहे सुधार हो रहा है। 26 को इन्होंने मेरे से गैस लाने के लिए प्रेशर मेरे ऊपर डाला। मैंने 2 सिलेंडरों की व्यवस्था भी की, लेकिन प्रॉपर गैस नहीं दी गई उनको। और 26 की रात में उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो नीचे आईसीयू में भर्ती कराया। शिफ्ट करने के बाद 27 को सुबह इन्होंने अर्ली मॉर्निंग मुझे बताया कि वो डेथ हो गई उनकी। 7 तारीख को जो वीडियो वायरल हुआ डॉक्टर अरिंजय जैन का कि उन्होंने मॉक ड्रिल किया, 5 मिनट के लिए गैस बंद की, उसके बाद हमें यकीन हुआ कि इन्होंने जो उस दिन किया वो इंटेंशनली किया। वीडियो वायरल होने के बाद आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 22 लोगों की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन या जिला प्रशासन इससे इनकार कर रहा है, लेकिन अब तक कई मरीजों के परिजन सामने आ चुके हैं जिनके मरीज की मौत इन 2 दिनों में हुई थी। फिलहाल अस्पताल संचालक के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। आगरा के डीएम पीएन सिंह कहते हैं, जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं करना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जाँच पुलिस करेगी। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन कहते हैं कि उन पर लगे आरोप गलत हैं। ऑक्सीजन की आरोप बंद करने का बिल्कुल न तो प्रयास ही नहीं किया गया। किसी मरीज की ऑक्सीजन 5 मिनट तो क्या 5 सेकंड के लिए बंद नहीं की गई और ना ही वो डेथ हुई है। जो लिखा गया है कि 22 लोग छट गए। मॉकड्रिल बोली है, मॉकड्रिल शब्द का मतलब ऑक्सीजन हटाने से जोड़ दिया गया है। मॉकड्रिल का मतलब है ऑक्सीजन की निर्भरता, ऑक्सीजन का लोड कैलकुलेट करना, ये मतलब था ऑक्सीजन मॉकड्रिल का। आरोप सही हैं या गलत हैं ये चीज़ें शायद जांच के बाद ही पता चल सकें, लेकिन जिन मरीजों ने इस अस्पताल में अपने परिजनों को खोया है वो ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं कि जिन डॉक्टरों को वो भगवान की तरह समझते हैं वो ऐसा अमानवीय कृत्य करने की बात सोच भी कैसे सकता है। समीरात्मज मिश्र, बीबीसी, आगरा। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को चुनाव आयोग में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। इसी साल अप्रैल में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कार्यकाल खत्म होने के बाद से 3 सदस्यीय आयोग में ये एक पद खाली था।
साल 1984 बैच के यूपी काडर के आईएएस अधिकारी अनूप चंद्र पांडे पिछले 2 दशकों से उत्तर प्रदेश में बनने वाली सभी सरकारों में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं और साल 2019 में उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए, जिसके लिए उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष रूप से चुना था। लेकिन अब मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर उनकी नियुक्ति विवादों के घेरे में है। बीबीसी संवाददाता अनंत प्रकाश की रिपोर्ट सुनिए शुभम किशोर से। सोशल मीडिया पर इस नियुक्ति की खबर फैलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण से लेकर सीपीआई-एमएल के नेता दीपांकर घोष समेत कई लोगों ने इस फैसले का विरोध किया है। दीपांकर घोष ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा है, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 से पहले रिटायर्ड यूपी काडर आईएएस अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 3 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने पांडे को उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी पद के लिए चुना था। साल 2024 के लोकसभा चुनाव भी उनके नेतृत्व में होने की संभावना है। वहीं प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया, जब चुनाव आयुक्त के चुनाव के लिए कॉलेजियम की हमारी मांग पर सुनवाई तक नहीं हो रही, तब सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए आदित्यनाथ के चुने हुए व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना दिया है। इस सरकार में सभी नियामक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों में कांग्रेस के कुछ युवा नेताओं की ओर से इस नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए। संकेतों में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के करीबी व्यक्ति को उस दौर में चुनाव आयुक्त बनाया जा रहा है जब कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाना चाहिए? कुछ ट्वीट्स में लोग अनूप चंद्र पांडे की योगी आदित्यनाथ के साथ ली गई तस्वीरों को शेयर करके उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नवनिर्वाचित चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे को किसी पार्टी या नेता के करीबी अधिकारी के रूप में देखा जाता है? उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहद करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी मानते हैं कि अपने पूरे सेवा काल में अनूप चंद्र पांडे की पहचान एक अच्छे अफसर की रही है। वे कहते हैं, योगी आदित्यनाथ, मुलायम सिंह या अखिलेश यादव कोई भी जनता के बीच से किसी को उठाकर मुख्य सचिव नहीं बनाते हैं। चुनाव उन लोगों का होता है जो पहले से लोक सेवा आयोग से चुनकर आए होते हैं और जिनकी वरिष्ठता होती है। ऐसे में किसी मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि उसे मुख्यमंत्री या किसी अन्य ने सीधे उठाकर पद पर बिठा दिया। उनकी अलग ग्रेडेशन लिस्ट होती है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अनूप चंद्र पांडे को एक ऐसे अफसर के रूप में जाना जाता है जो पिछले कई वर्षों से सत्ता के शीर्ष पर मौजूद रहे हैं। कल्याण सिंह सरकार में डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन बनने के बाद से लेकर वो मुलायम सिंह, मायावती और योगी सरकार में भी अहम पदों पर रहे हैं। इसके साथ ही भारत सरकार में वो कई मुख्य पदों पर काम कर चुके हैं। योगी सरकार में पांडे प्रयागराज में कुंभ आयोजन के काम को लेकर यूपी इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन करवा चुके हैं। लेकिन सत्ता के बेहद करीब रहने के बावजूद पांडे विवादों से दूरी बनाकर रखने के लिए जाने जाते हैं। लखनऊ की राजनीतिक गलियारों को गहराई से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में पांडे को एक ऐसे मध्यम मार्गी अधिकारी के रूप में जाना जाता है जो विवाद खड़ा करने या विवादों में पड़े बिना अपना काम करते हैं। वो नियम कायदे के पक्के हैं और बीच का रास्ता निकालकर काम करने में विश्वास रखते हैं और शासन प्रशासन की प्रचलित मान्यताओं और व्यवस्थाओं का सम्मान करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अनूप चंद्र पांडे अपने काम से चुनाव आयोग के खिलाफ लग रहे आरोपों को निराधार साबित कर पाएंगे? उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरोन कहती हैं, मैं इस सवाल का सिर्फ एक लाइन में उत्तर दे सकती हूँ। वो अगले टीएन सेशन तो नहीं होंगे, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि वो अपने काम से चुनाव आयोग की वर्तमान छवि में सुधार कर सकते हैं। यही वजह है कि अब आलोचकों की नजरें नए चुनाव आयुक्त के तौर पर अनूप चंद्र पांडे पर लगी हुई है और बतौर चुनाव आयुक्त उनकी हर कार्रवाई को तमाम पैमानों पर तौला जाएगा। रिपोर्ट सुना रहे थे शुभम किशोर। और अब सुनिए हमारी श्रृंखला आईसीयू डायरी की 5वीं और आखिरी कहानी, आईसीयू में तैरती मुस्कुराहटें। ये अनुभव हैं कोविड आईसीयू वार्ड में ड्यूटी करने वाली डॉक्टर दीपशिखा घोष के। सुनिए सुमिरन प्रीत कौर की जुबानी। इस श्रृंखला के प्रोड्यूसर हैं विकास त्रिवेदी।
कोरोना के दौर में उन मरीजों को काफी संघर्ष करना पड़ा जिन्हें कीमोथेरेपी, डायलिसिस जैसी प्रक्रियाओं के लिए बार बार अस्पताल जाना पड़ता है। कमजोर इम्यून सिस्टम की वजह से ऐसे मरीज ज्यादा रिस्क पर रहते हैं। खतरा ये है कि कहीं वायरस चपेट में ना ले ले, और खतरा ये भी है कि पहले से जो बीमारी है वो सांसों को और मुश्किल ना बना दे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मैं एक ऐसे मरीज से मिली। अठहत्तर साल के इस शख्स को कोरोना संक्रमण तब हुआ जब वो एक हफ्ता पहले डायलिसिस के बाद लौट रहे थे। ये समझते हुए कि शायद वो हर दूसरे बुजुर्ग मरीज की तरह अपना मास्क ढंग से नहीं लगा रहे होंगे, मैं समझाने के लिए उनके बेड के पास जाती हूँ। लेकिन अगले ही पल मैं गलत साबित होती हूँ। खराब तबीयत के बावजूद वो मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। वो अपने बारे में बताते हुए पूछते हैं कि क्या उनका डायलिसिस जल्द शुरू हो सकेगा। वो ये भी कहते हैं कि इलाज में पूरा सहयोग करेंगे और परेशानी की वजह कम से कम बनेंगे। हम डॉक्टरों को ऐसी बात सुनना बेहद कम नसीब हो पाता है। नर्सों की नजर में वो प्रिय बन गए और इस बात पर नोक-झोंक होने लगी कि कौन उनकी देखभाल करेगा। हम उन्हें ब्रीदिंग मशीन पर रखते हैं। उनका डायलिसिस शुरू होता है। एक लंबे वक्त के बाद आईसीयू में खुशी महसूस हुई, लेकिन डायलिसिस के ठीक बीच उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। हमने जैसे ही अलार्म बजते हुए सुना, हर कोई उन्हें बचाने की जद्दोजहद में जुट गया। करीब 20 मिनट तक हम सीपीआर देते रहे। कोशिशें रंग लाईं और हम उन्हें बचाने में सफल हुए। अगले 3 दिन वो धीरे धीरे बेहतर सेहत की ओर बढ़ने लगे। 4 दिन बाद पहली बार वो आंखें खोलते हैं, इशारे से बात कहने की कोशिश करते हैं। आईसीयू की फिजा एक बार फिर सुकून भरी हो गई थी। अगले कुछ दिन जो कोई भी बेड के पास से गुजरता, वो सब मुस्कुरा कर देखते। 1 हफ्ते बाद वो वार्ड में शिफ्ट होते हैं और उसके 4 दिन बाद वो अस्पताल से घर चले जाते हैं। ऐसी जीत ही होती है जो हम डॉक्टरों को हौसला दिए रहती है। यही वो जीत है जिनके खातिर हम हर रोज दूसरों की जिंदगियों की जंग लड़ने सफेद कोट पहनकर निकल पड़ते हैं। आईसीयू डायरी की यह श्रृंखला यहीं संपन्न होती है।